नमस्कार, मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ बांग्ला साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी परिणीता का तृतीय भाग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस कहानी का प्रथम और द्वितीय भाग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। गतांक से आगे। गिरीन्द्र ने कहा, दीदिया एक दिन कह रही थी कि नवीन बाबू बड़ा कड़ा सूद लेते हैं। सुनकर मैंने सोचा, आप इतना सूद क्यों दें? मेरा कहना है कि मेरे पास बहुत रुपया बेकार पड़ा है, किसी काम में नहीं लगा, और इधर नवीन बाबू को इस समय रुपयों की जरूरत भी है, इसलिए ना हो तो उनके ऋण का भार सिर से उतार ही न डालिए। ललिता और गुरुचरण दोनों अत्यंत आश्चर्य के साथ गिरीन्द्र की ओर ताकने लगे। गिरीन्द्र ने अत्यंत संकोच के साथ कहना शुरू किया, मुझे इस वक्त रुपयों की विशेष आवश्यकता नहीं है, इसलिए जब आपको सुविधा हो तब दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। नवीन बाबू को जरूरत है, इसलिए मैं कहता हूं अगर। गुरुचरण ने कहा, कुल रुपए तुम दोगे? गिरीन्द्र ने सिर झुकाकर कहा, अच्छा तो है, वक्त पर रुपए मिलने से उन लोगों का उपकार भी होगा। इसके प्रत्युत्तर में गुरुचरण कुछ कहना चाहते थे कि इसी समय अन्नाकली दौड़ते हुए आई और बोली, छोटी दीदिया, शेखर दादा ने जल्दी कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए कहा है, थिएटर देखने जाना है। इतना कहकर वह बालिका जैसे आई थी वैसे ही दौड़ती चली गई। उसकी उत्सुकता और उतावली देखकर गुरुचरण हंसने लगे, मगर ललिता जहां की तहां बैठी रही, उठी नहीं। दम भर में फिर अन्नाकली ने आकर कहा, तुम अभी तक नहीं उठी? हम सब लोग तो तुम्हारी राह देख रहे हैं। फिर भी ललिता के उठने का कोई लक्षण न देख पड़ा। वह अंत तक सुन जाना चाहती है, किंतु गुरुचरण ने काली की ओर देखकर तनिक मुस्कुराकर ललिता के सिर पर हाथ रखकर कहा, तो फिर जा बेटी, देर न कर, तेरे लिए ही जान पड़ता है, सब खड़े राह देख रहे हैं। लाचार होकर ललिता को उठना पड़ा, किंतु जाने के पहले वह जो गहरी कृतज्ञता जताने वाली दृष्टि गिरीन्द्र के मुख पर डाल गई, उसे गिरीन्द्र ने अच्छी तरह देख लिया। 10-12 मिनट के बाद कपड़े वगैरह पहनकर तैयार होकर पान देने के बहाने ललिता एक बार दबे पांव बाहर की बैठक में आई। गिरीन्द्र चला गया था। गुरुचरण अकेले गांव तकिए पर सिर रखे आंखें मूंदे पड़े हैं। उनकी बंद आंखों के कोनों से जो आंसू बह रहे थे, उन्हें देखकर ललिता समझ गई कि ये आंसू आनंद के हैं, और इसी कारण मामा को उसी अवस्था में रहने देकर जैसे चुपके से आई थी वैसे ही चली गई। वहां से जब ललिता शेखर के घर पहुंची तब उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थीं। अन्नाकाली वहां न थी। वह सबसे पहले जाकर गाड़ी में बैठ गई। अकेला शेखर अपने कमरे के भीतर चुपचाप खड़ा था, शायद ललिता की प्रतीक्षा कर रहा था। सिर उठाकर देखा तो ललिता की आंसू भरी आंखें देख पड़ी। 8-10 दिन से ललिता को न देखने से शेखर अपने मन में बहुत ही नाराज हो रहा था, लेकिन इस समय सब कुछ भूलकर वह घबराकर कह उठा, यह क्या, रोती हो क्या? ललिता ने सिर नीचा करके प्रबल बेग से सिर हिलाया। इधर इन दिनों ललिता के न देख पड़ने से शेखर के मन में एक प्रकार का परिवर्तन हो रहा था। इसी से उसने पास आकर दोनों हाथों से पकड़कर एकाएक ललिता का मुख ऊपर उठाया और कहा, हैं, तुम तो सचमुच रो रही हो, बताओ तो क्या हुआ? अब और अधिक अपने को संभाल रखना असंभव हो उठा। ललिता उसी जगह बैठ गई और आंचल से मुंह ढककर रोने लगी। नवीन राय ने सब सूद और असल की पाई पाई हिसाब लगाकर गिन ली और फिर तमस्सुक लौटाते हुए गुरुचरण से कहा, क्यों जी, ये रुपए तुमको किसने दिए? गुरुचरण ने नम्र भाव से कहा, यह न पूछिए दादा, कहने की मनाही है। अपने रुपए वसूल होने से नवीन राय तनिक भी संतुष्ट नहीं हुए। उसकी जो उन्हें आशा न थी न इच्छा, बल्कि उन्होंने तो गुरुचरण के घर को गिरवी रखवाकर नक्शे की कई इमारत खड़ी करेंगे यह सोचकर ठीक कर रखा था। गुरुचरण का उत्तर सुनकर ताने के साथ बोले, सो अब तो मनाही होगी ही भाई साहब, दोष तुम्हारा नहीं मेरा है। मैंने रुपयों का तगादा किया, यही मेरी खता है। ऐसा ना हो तो फिर काली काल की करामात ही क्या? गुरुचरण बहुत व्यथित होकर बोले, यह क्या कहते हो दादा, आपका ऋण ही तो चुका सका हूँ। आपकी दया का ऋण तो मुझ पर बना ही रहेगा, उसे तो मैं कभी किसी तरह नहीं चुका सकूंगा। नवीन बाबू हंसने लगे। वे पक्के उस्ताद ठहरे। अगर ऐसे चतुर चंट चालाक न होते, अगर ऐसी बातों पर विश्वास कर लिया करते, तो गुड़ बेचकर बेचारे आज इतनी जमा कभी न कर पाते। सुनकर बोले,
कहने को चाहे जो कहो, लेकिन तुम सचमुच यही सोचते हो भैया? तो इस तरह हिसाब न चुका देते। माना मैंने एक बार तुमसे तगादा ही किया, वह भी तुम्हारी भाभी की बीमारी के लिए, कुछ अपने लिए नहीं। खैर यह तो बताओ भला, कितने सूद पर घर रेहन रखा है? गर्दन हिलाकर गुरुचरण ने कहा, न तो घर ही रेहन रखा है दादा, और न सूद की ही कुछ बात हुई है। बुढ़े ने इस पर विश्वास नहीं किया, बोला, खाली हाथ उधार इतने रुपए? गुरुचरण, हाँ दादा, एक तरह से यही समझना चाहिए। लड़का बड़ा सज्जन है, बड़ा ही दयालु है। लड़का? कौन लड़का है जी? इस प्रश्न का कुछ उत्तर गुरुचरण न दे सके, चुप ही रहे। जितनी बात मुंह से निकल गई उतनी भी कहना मुनासिब न था। नवीन बाबू गुरुचरण के मन का भाव ताड़ गए, जरा मुस्कराकर बोले, खैर कहने की जब मना ही है तब फिर जाने दो। लेकिन देखो जी, मैं इतनी उम्र में दुनिया के बहुत से रंग ढंग देख चुका हूँ, इसलिए तुमको अभी से सावधान किए देता हूँ भैया। वह चाहे जो हो, इस तरह उपकार करते करते कहीं अंत में कोई बखेड़ा खड़ा न कर दे। गुरुचरण इसका कुछ जवाब न देकर नमस्कार करके तमस्सुक हाथ में लिए उठकर चले आए। अक्सर हर साल ही समझिए, इस फसल में भुवनेश्वरी कुछ दिन युक्त प्रदेश की यात्रा में बिताती और उधर ही रहा करती थी। उनको जो अजीर्ण रोग था वह इससे बहुत कुछ मंदा हो जाता था। इस साल भी उनको वही अजीर्ण की शिकायत थी, मगर इतनी अधिक नहीं जितनी नवीन राय ने गुरुचरण को बताई थी। नवीन राय ने अपना काम बनाने के लिए मसलहतन झूठ मूठ बहुत बढ़ाकर रोग के बारे में कहा था। अस्तु इधर नवीन बाबू के यहाँ युक्त प्रदेश की यात्रा की तैयारी होने लगी। उस दिन सवेरे शेखर अपने कमरे में बैठा एक चमड़े के बॉक्स में अपने शौक की चीजें और जरूरी सामान सहेज सहेज कर भर रहा था। इतने में अन्ना काली ने भीतर आकर कहा, शेखर दादा, तुम लोग कल जाओगे ना? शेखर ने उसकी ओर देखकर कहा, काली, जरा अपनी छोटी दीदिया को बुला दे, जो कुछ साथ ले जाना हो सो अभी आकर दे जाए। ललिता हर दफे शेखर की माँ के साथ जाया करती थी। शेखर यही जानता था कि वह इस दफे भी जाएगी। काली ने गर्दन हिलाकर कहा, अब की छोटी दीदिया नहीं जाएंगी। शेखर, क्यों क्यों न जाएगी? काली, वाह, कैसे जाएंगी? माघ फागुन ही में उनका ब्याह होने वाला है। बाबूजी लड़का खोज रहे हैं। शेखर जैसे सन्नाटे में आ गया, एकटक शून्य दृष्टि से ताकने लगा। घर में जो कुछ सुना था वही काली उत्साह के साथ शेखर के आगे कहने लगी। गिरीन्द्र बाबू ने कहा है कि ब्याह में जितने रुपए लगेंगे सब दे देंगे, मगर लड़का अच्छा होना चाहिए। बाबूजी आज भी दफ्तर न जाएंगे, खा पी कर कहीं लड़का देखने जाएंगे। उनके साथ गिरीन्द्र बाबू भी जाएंगे। शेखर चुपचाप सुनने लगा। ललिता आजकल क्यों नहीं आना चाहती, इसका कारण भी कुछ थोड़ा सा उसकी समझ में आ गया। काली कहने लगी, गिरीन्द्र बाबू बड़े भले आदमी हैं शेखर दादा। मझली दीदिया के ब्याह के समय हमारा घर ताऊजी के यहाँ गिरवी रख दिया गया था ना। बाबूजी कहते थे कि और 2-4 महीने बीतते ही हम लोगों को घर से निकालकर राह भीख मांगते फिरना पड़ता। इसी से गिरीन्द्र बाबू ने ताऊजी के सब रुपए दे दिए। बाबूजी कल ही तो सब रुपए ताऊजी को दे गए हैं। छोटी दीदिया कहती थी कि अब हमें कुछ डर नहीं है। सच है ना शेखर दादा? शेखर कुछ भी उत्तर न दे सका, उसी तरह ताकता रहा। काली ने पूछा, क्या सोच रहे हो शेखर दादा? अब की शेखर चौंक पड़ा और चटपट कह उठा, कुछ नहीं। काली तनिक अपनी छोटी दीदिया को जल्दी बुला तो ला। कहना मैं बुला रहा हूँ, जा जल्दी से दौड़ती हुई जा। काली दौड़ती चली गई। शेखर उस खुले हुए संदूक की ओर नजर जमाए बैठा रहा। इस समय उसको यह होश न था कि उसे कौन सी चीज चाहिए और कौन सी नहीं, क्या जरूरी है और क्या फालतू। उसकी आंखों के आगे सब एकाकार हो गया। अपनी बुलाहट सुनकर ललिता ने ऊपर जा पहले खिड़की की झिर्री से झांक कर देखा। उसका शेखर दादा फर्श पर एकटक धरती की ओर ताकता हुआ स्थिर भाव से बैठा है। शेखर के मुख का ऐसा भाव उसने आज के पहले कभी नहीं देखा था। ललिता को आश्चर्य हुआ और साथ ही भय भी। धीरे धीरे पास आकर उसके खड़े होते ही आओ कहकर शेखर व्यग्र भाव से खड़ा हो गया। ललिता ने धीरे धीरे पूछा, मुझको बुलाया था? हाँ, कहकर क्षण भर चुप रहने के बाद शेखर ने फिर कहा, कल सवेरे की ट्रेन से ही मैं माँ को लेकर प्रयाग जाऊंगा। अब की लौटना शायद देर में हो। यह लो चाबी, तुम्हारे खर्च के लिए रुपए पैसे सब इसी दराज में है। हर साल ललिता भी साथ जाती थी। पिछले साल इसी यात्रा के लिए उसने कैसे आनंद और उत्साह के साथ सब सामान बांध बूंद कर चटपट तैयारी कर ली थी, और अब की वही काम अकेले शेखर दादा को करना पड़ रहा है।
खुले हुए संदूक पर नजर पड़ते ही ललिता को इन बातों का ख्याल हो आया। शेखर ने उसकी ओर से मुंह फेरकर एक बार खांसकर गला साफ करके कहा, देखो सावधानी से रहना, और अगर किसी तरह की आवश्यकता आ पड़े तो दादा से पता पूछकर मुझे चिट्ठी लिखना। इसके बाद दोनों ही जने चुप। इस दफे ललिता साथ नहीं जाएगी, यह खबर शेखर दादा को मिल गई और शायद उसके न जाने का कारण भी उन्होंने सुन लिया होगा। यह ख्याल करके ललिता लज्जा संकोच से गड़ी सी जा रही थी। एकाएक शेखर ने कहा, अच्छा अब जाओ, मुझे यह सब सामान रखना है, दिन चढ़ चला, मुझे जरा ऑफिस भी जाना पड़ेगा। ललिता खुले संदूक के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और बोली, तुम जाकर स्नान करो, मैं सब रखे देती हूँ। नेकी और पूछ पूछ। शेखर ने चाबियों का गुच्छा ललिता के पास फेंक दिया। कमरे के बाहर जाकर एकाएक रुककर उसने कहा, तुझे क्या क्या दरकार होगा, यह तुम भूल तो नहीं गई हो? ललिता सिर झुकाकर संदूक के भीतर की चीजें देखने लगी। शेखर की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। शेखर ने नीचे जाकर माँ से पूछा तो मालूम पड़ा कि काली की कही बातें सच हैं। गुरुचरण ने अपना कर्जा अदा कर दिया, यह भी सच है, और विशेष रूप से ललिता के लिए लड़के की तलाश हो रही है, यह भी ठीक है। फिर और कुछ न पूछकर शेखर नहाने चला गया। 2 घंटे के बाद स्नान भोजन आदि से छुट्टी पाकर ऑफिस जाने की पोशाक पहनने के लिए अपने कमरे में घुसते ही उसने जो देखा उससे वह सचमुच दंग हो गया। यह 2 घंटे का समय यूं ही बीत गया। इस बीच में ललिता ने कुछ भी नहीं किया। वह संदूक के एक कोने पर सिर रखे चुपचाप बैठी हुई थी। शेखर के पैरों की आहट से चौंक कर सिर उठाया और उसी दम गर्दन झुका ली। उसकी आंखें रोते रोते गुड़हल के फूल जैसी लाल हो गई थीं, किंतु शेखर ने इधर देखकर भी नहीं देखा। ऑफिस की पोशाक पहनते पहनते उसने सहज भाव से कहा, इस वक्त न कर पाओगी ललिता, दोपहर को आकर सब कर रख देना। इतना कहकर वह कपड़े पहनकर ऑफिस चल दिया। उसने ललिता की आंखें लाल हो जाने का कारण ठीक ठीक समझ लिया था, किंतु सब पहलुओं पर अच्छी तरह विचार किए बिना, इस बारे में पूर्ण रूप से सोचे समझे बिना और अधिक कुछ कहने का साहस नहीं किया। उस दिन तीसरे पहर मामा वगैरह को चाय देने के लिए बैठक में आते ही ललिता सिर पिटासी गई। कारण यह था कि आज वहां शेखर भी मौजूद था। यात्रा के प्रथम वह गुरुचरण से भेंट करने आया था। ललिता ने सिर नीचा करके 2 प्याली चाय बनाकर गिरीन्द्र के और मामा के आगे रख दी। यह देखकर गिरीन्द्र ने कहा, शेखर बाबू को चाय न दोगी ललिता? ललिता ने बिना सिर उठाए ही धीमे स्वर में कहा, शेखर दादा नहीं पीते। गिरीन्द्र ने फिर और कुछ नहीं कहा। ललिता ने शेखर के बारे में एक दिन कहा था कि शेखर खुद भी चाय नहीं पीते और औरों का भी यह शौक नहीं पसंद करते। इस समय उसकी गिरीन्द्र को याद हो आई थी। चाय की प्याली हाथ में लेकर गुरुचरण ने ललिता के लिए देखे गए लड़कों की चर्चा चलाई। आज जिस लड़के को देखने गए थे उसके बारे में, लड़का बीए में पढ़ता है, अच्छा है इत्यादि कहकर खूब तारीफ करने के बाद अंत में कहा, फिर भी हमारे गिरीन्द्र को पसंद नहीं आया। यह जरूर है कि लड़का देखने में वैसा सुंदर सुडौल नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मर्द बच्चे का रूप ब्याह के अलावा और कौन अवसर पर किस काम आता है। मर्द के तो गुण ही देखे जाते हैं। गुरुचरण तो इतना ही चाहते थे कि किसी तरह लड़की का ब्याह हो जाए, यही बहुत है। शेखर के साथ गिरीन्द्र का आज यही साधारण स्वल्प परिचय हुआ था। गिरीन्द्र की ओर देखकर शेखर ने मंद हास्यपूर्वक कहा, गिरीन्द्र बाबू को क्यों नहीं पसंद हुआ? लड़का पढ़ लिख रहा है, अवस्था भी अच्छी है, यही तो सुपात्र है। शेखर ने यह पूछा जरूर, लेकिन गिरीन्द्र के नापसंद होने का भीतरी रहस्य वह जान गया था। उसने समझ लिया था कि क्यों यह लड़का नहीं पसंद आया है। भविष्य में भी कोई पसंद नहीं होगा। मगर गिरीन्द्र से एकाएक इस प्रश्न का उत्तर न देते बन पड़ा। उसका चेहरा कुछ सुर्ख हो उठा। शेखर ने उस पर भी लक्ष्य किया। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, काका जी, कल माँ को लेकर प्रयाग की ओर जाता हूँ। शुभ कार्य में ठीक वक्त पर खबर देना कहीं भूल न जाइएगा। भला यह कैसे हो सकता है भैया? मेरे तो तुम ही लोग सब कोई हो। इसके अलावा ललिता की माँ के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकेगा। क्यों बेटी? यों कहकर हंसते हुए गुरुचरण ने ललिता की ओर मुंह फेरा। ललिता को न देखकर बोले, वह यहाँ से कब उठ गई? शेखर ने कहा। यह चर्चा छिड़ते ही वह उठ भागी। गुरुचरण ने गंभीर भाव धारण करके कहा, भागेगी तो जरूर ही, 1000 हों, अब समझने बूझने की उम्र है। यह कहकर सहसा एक हल्की सी सांस छोड़ने के बाद फिर बोले, मेरी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का सा अवतार है। ऐसी लड़की बड़े भाग्य से मिलती है भैया शेखरनाथ। यह बात कहने के साथ ही गुरुचरण के शीर्ण
कृष्ण मुख के ऊपर गहरे स्नेह की ऐसी एक स्निग्ध और मधुर झलक देख पड़ी कि गिरिंद्र और शेखर दोनों ही आंतरिक श्रद्धा के साथ मन ही मन उन्हें प्रणाम किए बिना न रह सके। चाय की बैठक से चुपचाप भाग आने के बाद ललिता शेखर के कमरे में जाकर गैस की साफ रोशनी के नीचे एक बक्स खींच लाकर शेखर के गर्म कपड़े तय करके रखने लगी। इतने ही में शेखर भी आ गया। उसे आते देखकर ललिता ने सिर उठाकर उसके चेहरे पर नजर डाली तो एकदम भय और विस्मय से सन्नाटे में आ गई। उसके मुंह से कोई शब्द न निकल सका। किसी मुकदमे में अपना सर्वस्व हारने पर आदमी जिस तरह का मुंह लिए अदालत के बाहर निकलता है, ऐसी दशा में जैसे सवेरे देखने वाले लोग शाम को उसे एकाएक पहचान नहीं पाते, इतना परिवर्तन हो जाता है, वैसे ही इस 1 घंटे के अरसे में शेखर के चेहरे में इतनी तब्दीली हो गई थी कि ललिता को वह और ही मनुष्य जान पड़ने लगा। उसके चेहरे पर सर्वस्व गंवाने के सारे चिन्ह जैसे किसी ने जलते हुए लोहे से दाग कर अंकित कर दिए हैं। शेखर ने सूखे गले से पूछा, क्या हो रहा है ललिता? ललिता इस प्रश्न का उत्तर न देकर निकट आकर अपने हाथों में उसका एक हाथ लेकर रुआंसी सी होकर बोली, क्या हुआ शेखर दादा? कहाँ, कुछ तो नहीं हुआ, कहकर शेखर जबरदस्ती हंसने की चेष्टा करके जरा हंस दिया। ललिता के हाथ का स्पर्श पाकर उसके मुख में कुछ कुछ जीवन की रौनक फिर आई। वह पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने फिर वही प्रश्न किया, क्या हो रहा है ललिता? ललिता ने कहा, यह मोटा ओवरकोट रखना भूल गई थी, वहीं साथ के संदूक में रख देने को आई हूँ। शेखर सुनने लगा। ललिता भी अब पहले की अपेक्षा स्वस्थ होकर कहने लगी, पारसाल रेलगाड़ी में तुम्हें जाड़े में बड़ा कष्ट हुआ था कि नहीं? बड़े ऊनी कोट के साथ में कई थे, मगर खूब मोटा कोट एक भी न था। इसी से मैंने लौटकर आते ही दर्जी की दुकान में तुम्हारी माप भेजकर यह भारी ऊनी ओवरकोट बनवा रखा था। उसने एक भारी ओवरकोट उठाकर शेखर के आगे रख दिया। शेखर ने उसे हाथ में लेकर देखा, भाला और कहा, इसके बारे में मुझसे तो तुमने कुछ कहीं नहीं कहा था कभी। ललिता ने हंसकर कहा, तुम बाबू साहब ठहरे, तुमसे पहले कहती तो तुम क्या इतना मोटा ओवरकोट बनवाने देते? इसीलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा, बनवा कर रख दिया। अब उस कोट को यथास्थान रखकर ललिता बोली, सब कपड़ों के ऊपर ही रख दिया है, संदूक खोलते ही पा जाओगे। देखो जाड़ा लगते ही इसको पहन लेना, भूलना नहीं। अच्छा, कहकर शेखर थोड़ी देर तक एकटक ललिता की ओर ताकता रहा। इसके बाद एकाएक वह कह उठा, ना, यह हो ही नहीं सकता, किसी तरह नहीं। ललिता ने कहा, क्या नहीं हो सकता दादा, पहनोगी नहीं? शेखर चटपट कह उठा, ना ना, यह बात नहीं है, वह और ही बात है। अच्छा ललिता, जानती हो माँ का सब सामान बंध गया क्या? हाँ, दोपहर को आज मैंने ही तो सब तैयारी कर दी है। यह कहकर ललिता और एक दफे सब सामान की जांच करके संदूक में ताला बंद करने लगी। दम भर चुप रहने के बाद शेखर ने ललिता की ओर देखकर धीरे से पूछा, अच्छा ललिता, अगले साल मेरा क्या उपाय होगा, बता सकती हो? ललिता ने आंख उठाकर कहा, क्यों? क्यों का अनुभव मैं ही कर रहा हूं ललिता। शेखर ने यह कह तो डाला, मगर इस कथन को दबा देने के लिए उसी दम सूखे मुख में प्रफुल्लता का भाव जबरदस्ती लाकर बात का रुख पलटते हुए यूं कहना शुरू किया, किंतु पराए घर जाने के पहले कौन चीज किस जगह रखी है, क्या है क्या नहीं है, सब मुझे दिखला जाना, नहीं तो जरूरत के वक्त कुछ भी ढूंढने पर न मिलेगा। ललिता ने चिढ़कर कहा, जाओ। इतनी देर बाद शेखर को हंसी आई। उसने कहा, जाओ का अर्थ तो जानता हूं, लेकिन हंसी नहीं। सचमुच भविष्य में मेरा क्या उपाय होगा? मुझे शौक तो 16 आने का है, लेकिन शौक पूरा करने की शक्ति पाई भर भी नहीं है। मुश्किल तो यह है कि ऐसे कामों को नौकरों से भी कराया नहीं जा सकता, बेगार टालेंगे। अब तो तुम्हारे मामा की तरह केवल एक धोती और एक कुर्ते में गुजर करना पड़ेगा, यही लक्षण दिखाई देता है। खैर, जो होना होगा वही होगा। ललिता झट मेज पर चाबियों का गुच्छा फेंककर भाग गई। शेखर ने चिल्लाकर कहा, कल सवेरे जरा एक दफे आना। ललिता ने सुनकर भी नहीं सुना। वह तेजी से सीढ़ियां तय करती हुई दूसरी मंजिल में उतर गई। वहां से अपने घर में जाकर देखा, छत पर एक कोने में चांदनी के उजले में बैठी अन्ना काली गेंदे के फूलों का ढेर लगाए माला गूंथ रही है। ललिता उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, यहाँ ओस में बैठी क्या करती है काली? काली वैसे ही सिर झुकाए रहकर बोली, माला बना रही हूँ। आज रात को मेरी बिटिया का ब्याह है कि नहीं? मुझसे तो तूने कहा भी नहीं था। काली, कुछ ठीक थोड़े था छोटी दीदिया, अभी थोड़ी देर हुई बाबूजी ने पत्रा देखकर बतलाया
कि इस महीने में आज के सिवा और लगन है ही नहीं। लड़की सयानी हो गई है, ब्याह में देर करने से हंसी होगी। जिस तरह होगा उसी तरह आज की लगन में भांवरे पड़ जाएंगे। हाँ दीदिया, 2 रुपए लाओ, बारातियों के लिए मिठाई मंगवानी है। ललिता ने हंसकर कहा, बस रुपए लेने के वक्त छोटी दीदिया है। जा मेरे बिस्तर पर तकिए के नीचे से ले ले। अच्छा काली, गेंदे के फूलों से कहीं ब्याह होता है? काली ने सयानी औरतों का सा मुंह बनाकर कहा, होता है, और फूल न मिलने पर इन्हीं से काम चलाया जा सकता है। मैं कई लड़कियों के ब्याह काज कर चुकी हूँ, मैं सब जानती हूँ। वह मिठाई मंगवाने के लिए झपटती हुई नीचे उतर गई। ललिता उसी जगह बैठकर उन्हीं फूलों की माला बनाने लगी। थोड़ी देर में काली ने लौटकर कहा, और सबको तो बुलावा दे आई हूँ, सिर्फ शेखर दादा बाकी हैं। जाऊं उनसे भी कहे आऊं, नहीं तो बुरा मानेंगे। अब काली शेखर के घर चली गई। काली पक्की पुरखिन है, वह सारा काम काज कायदे के साथ करती है। शेखर को खबर देकर ऊपर से नीचे आकर उसने ललिता से कहा, उन्होंने एक माला मांगी है, जाओ ना छुटकी दीदिया, फुर्ती से दे आओ। तब तक मैं इधर का बंदोबस्त करती हूँ, लगन का वक्त आ ही गया समझो, अब देर नहीं है। ललिता ने सिर हिलाकर कहा, यह मुझसे ना होगा काली, तू ही दे आ। अच्छा जाती हूँ, लाओ। वही बड़ी माला उठा दो, कहकर उसने हाथ बढ़ाया। काली के हाथ में माला देते देते ललिता न जाने क्या सोचकर रुक गई। बोली, अच्छा मैं ही दिए आती हूँ। काली ने पुरखिन दाई की तरह मटक कर कहा, यही करो, मुझे तो इतने काम करने को पड़े हैं कि मरने की भी फुर्सत नहीं। काली के चेहरे का भाव और कहने का ढंग देखकर ललिता को हंसी आ गई। एकदम पक्की पुरखिन हो गई, कहकर हंसती हुई ललिता माला लिए हुए वहां से चली। शेखर के घर जाकर किवाड़ों की झिर्री से झांककर कमरे के भीतर देखा। शेखर एकाग्र मन से बैठा चिट्ठी लिख रहा है। उसने धीरे से दरवाजा खोला, भीतर गई। धीरे धीरे शेखर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। इतने पर भी उसे ललिता के आने की खबर नहीं हुई। तब ललिता ने दम भर चुप रहकर एकाएक चकित कर देने के विचार से अपने हाथ की उस माला को सावधानी के साथ शेखर के गले में डाल दिया और फुर्ती के साथ कुर्सी के पीछे बैठ गई। शेखर पहले तो चौंक कर कह उठा, काली है, लेकिन मुंह फेर कर देखते ही अत्यंत गंभीर बनकर रूखे स्वर में बोला, यह तुमने क्या किया ललिता? ललिता उठकर खड़ी हो गई। शेखर के चेहरे का भाव देखकर तनिक शंकित होकर बोली, क्यों, क्या हुआ? शेखर ने वैसी ही मुद्रा के साथ वैसा ही मुंह बनाए रहकर कहा, तुम क्या नहीं जानती? तो जाओ काली से पूछाओ, आज की रात को गले में माला पहनाने देने से क्या होता है। अब ललिता समझी। बिजली जिस तरह तेजी के साथ चमक जाती है, उसी तरह शेखर के कथन का तात्पर्य हृदयंगम होते हुए ललिता का मुखमंडल भारी लज्जा के मारे लाल हो उठा। वह नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कहती हुई तेजी के साथ वहां से चली गई। शेखर ने पीछे से पुकार कर कहा, जाना नहीं ललिता, सुनती जाओ, बड़ा जरूरी काम है। शेखर की पुकार उसके कानों तक पहुंची, लेकिन सुने कौन। वह बीच में और कहीं नहीं ठहरी, दौड़ती हुई आकर अपनी कोठरी में घुस गई और बिछौने पर आंखें मूंद कर लेटी रही। इधर 5-6 साल से ललिता शेखर के कठिन संसर्ग में रहकर इतनी बड़ी हुई है, लेकिन कभी किसी दिन शेखर के मुंह से उसने ऐसी बात नहीं सुनी। एक तो गंभीर स्वभाव वाला शेखर कभी उससे हंसी मजाक करता ही न था, और अगर करता भी तो ललिता इसकी कभी कल्पना तक नहीं कर सकती थी कि वह इतनी बड़ी लज्जा की बात हंसी में अपने मुंह से कह सकता है। लज्जा से सिकुड़कर 20 मिनट के लगभग पड़े रहकर वह उठ बैठी। इधर शेखर को वह मन ही मन डरती भी थी। उन्होंने कोई बहुत जरूरी काम है कहकर बुलाया था। इसी बारे में ललिता सोच रही थी कि वहां जाऊं या नहीं। उठकर बैठी सोच ही रही थी कि शेखर के घर की मेहरी का बोल सुन पड़ा। कहाँ हो जी ललिता दीदी, छोटे भैया तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। ललिता ने कोठरी से निकलकर धीरे से कहा, आती हूं, तुम जाओ। उसने ऊपर जाकर किवाड़े कुछ खोले, देखा अभी तक शेखर की चिट्ठी समाप्त नहीं हुई, वह उसी को लिख रहा है। कुछ देर तक चुपके खड़े रहने के बाद अंत को धीरे से कहा, किस लिए बुलाया है? शेखर ने लिखते ही लिखते कहा, पास आओ, कहता हूं। ललिता, नहीं, यहीं से सुनूंगी, कह दो। मन में हंसते हुए शेखर ने कहा, तुमने अचानक यह क्या कर डाला, बताओ तो भला। ललिता ने रूठकर कहा, जाओ, फिर वही बात। शेखर ने मुंह फिराकर कहा, मेरा क्या दोष, तुम ही तो कर गई। ललिता, कुछ नहीं किया मैंने, तुम वह माला फेर दो मुझे। शेखर, इसी के लिए तो तुम्हें बुला भेजा है ललिता, पास आओ, फेर देता हूं। तुम आधा कर गई हो, खिसक आओ, मैं उसे संपूर्ण कर दूं।
ललिता दरवाजे की आड़ में क्षण भर चुपकी खड़ी रही, फिर बोली, सच कहती हूं तुमसे मैं, इस तरह का ठट्टा करोगे तो आइंदा फिर कभी तुम्हारे सामने ना आऊंगी। लाओ फेर दो। शिखर ने टेबल की ओर मुंह फेरकर कलम उठा ली और कहा, ले जाओ, कहता तो हूं। ललिता, तुम वहीं से फेंक दो। शिखर ने गर्दन हिलाकर कहा, पास आए बिना नहीं पाओगी। तो मुझे जरूरत नहीं है, कहकर खफा होकर ललिता चली गई। शिखर ने चिल्लाकर कहा, लेकिन आधा हो गया। हो जाने दो, हो जाने दो, कहती हुई ललिता सचमुच क्रोध करके चली गई। वह चली तो जरूर गई, लेकिन नीचे नहीं गई। पीछे की ओर जो खुली हुई छत थी, उस पर एकांत में जाकर रेलिंग पकड़कर चुपचाप खड़ी हो गई। उस समय सामने आकाश में चंद्रमा निकल आया था और जाड़े की मलिन चांदनी चारों ओर छाई हुई थी। ऊपर स्वच्छ नीला आकाश था। ललिता एक बार शिखर के कमरे की ओर नजर डालकर ऊपर मुंह करके देखने लगी। इस समय उसकी आंखों में जलन होने लगी। लज्जा तथा रोष के वेग से आंखों में आंसू भर आए। वह इतनी नन्ही नहीं है कि इन सब बातों का मतलब पूरी तरह समझ न सके। फिर उसके साथ यह मर्म स्थल में चोट पहुंचाने वाला उपहास करने की क्या जरूरत। वह कितनी तुच्छ है, कितनी नीच दशा में है, यह समझने लायक उसकी अवस्था हो चुकी है। वह निश्चित रूप से जानती है कि अनाथ और निरुपाय समझकर उसको सभी आदर, यत्न और प्यार करते हैं। शेखर भी इसी दृष्टि से उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है और शेखर की माता भी करती हैं। उसका अपना संसार में कोई नहीं है। उसका सच्चा दावा किसी को ऊपर न होने के कारण ही गिरीन्द्र बिल्कुल गैर होकर भी उसका उद्धार कर देने की बात मुंह से निकाल सका है। ललिता आंखें मूंदकर मन ही मन कहने लगी, इस कलकत्ते के समाज में उसके मामा की अवस्था इन शेखर वगैरह के मुकाबले में कितनी हीन है। उसके मामा का स्थान इन लोगों से कितना नीचा है। वह उसी गरीब मामा के आश्रित है, उनके गले की फांस है। उधर बराबर के धनी प्रतिष्ठित घर में शेखर के ब्याह की बातचीत हो रही है। 2 दिन पहले हो या पीछे, एक न एक दिन उसी घर में शेखर का ब्याह होना एक प्रकार से निश्चित है। इस ब्याह में नवीन राय के कितने तोड़े हाथ लगेंगे, इसकी चर्चा भी वह शेखर की माता से सुन चुकी है। फिर क्यों आज अकस्मात इस तरह शेखर दादा उसका अपमान कर बैठे। यही सब बातें ललिता सामने आकाश में शून्य दृष्टि स्थापित किए ध्यान मग्न सी होकर सोच रही थी। एकाएक चौंक कर मुंह फेरा तो देखा शेखर चुपचाप पीछे खड़ा हंस रहा है और थोड़ी देर पहले उसने जिस ढंग से शेखर को माला पहनाई थी, उसी तरह वही गेंदे के फूलों की माला उसके गले में लौट आई है। रुआई के बेग से उसका गला रुंध आया, तथापि उसने जोर करके विकृत स्वर में कहा, क्यों ऐसा किया? तुमने क्यों किया था? मैंने कुछ नहीं किया। कहने के साथ उसने झटका देकर उस माला को तोड़ डालने के लिए उसमें हाथ लगाया ही था कि अचानक शेखर की आंखों को देखकर वह रुक गई। फिर माला को तोड़ डालने की हिम्मत न पड़ी, मगर रोती हुई बोली, मेरे कोई नहीं है, इसी से तो तुम इस तरह करके मेरा अपमान कर रही हो। शेखर अब तक खड़ा मुस्करा रहा था। ललिता की यह बात सुनकर वह सन्नाटे में आ गया। ये तो बालकों की बातें नहीं हैं। शेखर ने कहा, मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ या तुम मेरा अपमान कर रही हो? ललिता ने आंसू पोंछकर डरते डरते कहा, मैंने कब तुम्हारा अपमान किया? शेखर ने दम भर ठहर कर सहज भाव से कहा, अभी तनिक गौर करके देखने से तुम्हें मालूम हो जाएगा। आजकल तुम बहुत अधिक मनमानी कर रही थी। ललिता, विदेश जाने के पहले उसी को मैंने बंद कर दिया है। अब शेखर चुप हो रहा। ललिता ने फिर कुछ नहीं कहा। वह सिर झुकाए खड़ी रही। भरी चांदनी के उजाले में दोनों ही चुपचाप खड़े थे। केवल नीचे के खंड में काली की गुड़िया के ब्याह का शंख बज रहा था। उसी का शुभ शब्द बार बार सुनाई पड़ता था। कुछ देर चुप रहने के बाद शेखर ने कहा, अब यहाँ ठंड में न खड़ी रहो, नीचे जाओ। जाती हूँ, कहकर ललिता ने इतनी देर बाद शेखर के पैरों में सिर रखकर प्रणाम किया और फिर खड़े होकर धीरे से कहा, मैं क्या करूंगी, बताए जाओ। शेखर हंसा। एक बार तनिक दुविधा हुई, मगर उसके बाद उसने दोनों हाथ बढ़ाकर ललिता को खींचकर छाती से लगा लिया और झुककर उसके अनूठे मधुर अधर में होठ छुआकर कहा, मुझे कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा ललिता, आज से आप ही आप तुम सब समझने लगोगी। ललिता के सारे शरीर में रोमांच हो आया। वह हटकर अलग खड़ी हुई और बोली, अच्छा, अकस्मात तुम्हारे गले में माला पहना देने से क्या तुमने ऐसा किया? शेखर ने हंसकर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जी, यह बात नहीं है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन कुछ निश्चय न कर पाता था। आज निश्चय कर लिया। आज ही मुझे ठीक तौर से इस बात का अनुभव हुआ कि तुम्हें छोड़कर मैं रह न सकूंगा। ललिता बोली, मगर तुम्हारे पिता सुनकर आपे से बाहर हो जाएंगे, माँ भी सुनकर दुखी होगी। यह न होगा।
शेखर बीच में ही बोल उठा, यह सच है कि बाबूजी सुनकर आग बबूला हो जाएंगे, मगर माताजी जरूर खुश होंगी। खैर, अब चाहे जो हो, जो होना था हो चुका। अब हम या तुम कोई इसे मैट नहीं सकता। जाओ, नीचे जाकर माताजी को प्रणाम करो। लगभग 3 महीने बाद एक दिन उतरा हुआ उदास चेहरा लिए गुरुचरण बाबू ने नवीन बाबू की बैठक में जाकर फर्श पर बैठने का इरादा किया ही था कि नवीन बाबू चिल्ला उठे, हाँ हाँ, ना, यहाँ पर नहीं, उस तख्त पर जाकर बैठो। मैं ऐसे बेवक्त स्नान नहीं कर सकता। बताओ, तुम जाति भ्रष्ट हो गए हो कि नहीं? गरीब गुरुचरण बेचारे दूर पड़े हुए एक तख्त पर बैठ गए। उन्होंने सिर झुका लिया। 4 दिन हुए गुरुचरण ने ब्रह्म समाज के मंदिर में विधि पूर्वक दीक्षा ले ली है। अब वे ब्रह्म समाज के लोगों में सम्मिलित हैं। यह खबर दर्जा त्रदर्जा विचित्र विस्तृत व्याख्या के साथ बूढ़े नवीन राय के कानों तक आज भी पहुंची थी। गुरुचरण को देखते ही नवीन बाबू की आंखों से आग की चिंगारियां सी निकलने लगी, किंतु गुरुचरण उसी तरह चुपके से झुकाए बैठे रहे। उन्होंने किसी से कहे सुने और पूछे बिना यह काम तो कर डाला, मगर उसी घड़ी से घर में रोना धोना मचता रहता है। कहीं चैन नहीं है, शांति नहीं नजर आती। नवीन फिर गरज कर बोले, बतलाओ जी, यह समाचार सच है या नहीं? गुरु बाबू ने अश्रुपूर्ण नेत्र ऊपर उठाकर धीरे से कहा, जी हाँ, सच है। तुमने क्यों ऐसा काम किया? तनख्वाह तो सिर्फ 60 रुपए है तुम्हारी, और तुमने। क्रोध के मारे नवीन बाबू के मुंह से आगे शब्द ही न निकले। आंसू पहुंचकर रुंधे हुए गले को साफ करके गुरु बाबू बोले, क्या कहूं दादा, बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। दुख की जलन में कुछ न सूझ पड़ता था कि ब्रह्म समाज में शामिल हो जाऊं या गले में फंदा डालकर फांसी लगा लूं। अंत को सोचा, आत्महत्या न करके ब्रह्म के उपासकों में मिल जाना ही ठीक होगा। नवीन ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, खूब किया, अपने गले में फांसी नहीं लगाई, जाति और धर्म का गला घोंट डाला। शाबाश। अच्छा जाओ, अब हम लोगों को अपना यह काला मुंह मत दिखाना। इस समय जो सलाहकार साथी संगी हुए हैं उन्हीं की सोबत में रहो सहो। लड़कियों का ब्याह मोचियों चमारों के साथ करो। इस तरह कहकर गुरुचरण को विदा करके नवीन बाबू दूसरी ओर मुंह फेर कर बैठ गए। बेचारे गुरु बाबू आंसू पहुंचते हुए उठ गए। पहले तो नवीन बाबू को कुछ न सूझा कि वह अंत को वे लोग भी उतने रुपए जितने नवीन राय मांगते थे देने की हिम्मत न कर सके। इधर शेखर की मां ने भी यह संबंध पसंद नहीं किया। इस प्रकार इस संकट से तो फिलहाल कुछ दिन के लिए शेखर छुटकारा पा गया, मगर नवीन राय की नजर में 10-20 हजार रुपयों का शिकार चढ़ा हुआ था। इतने से कम में काम करने को वे तैयार न थे, और न ऐसे आंखों के अंधे गांठ के पूरे लड़की वालों को लाकर फंसाने के लिए दलाल दौड़ाना ही बंद था। इधर शेखर सोचता था क्या किया जाए। उस रात को वह काम इतना भारी और अपरिहार्य हो उठेगा। ललिता उस पर इस तरह निसंशय भाव से संपूर्ण विश्वास कर बैठेगी कि उसका सचमुच विवाह हो गया है। धर्म के अनुसार किसी कारण से इसके विपरीत नहीं हो सकता। इतनी दूर तक शेखर ने विचार ही नहीं किया था। यद्यपि उसने अपने ही मुंह से यह बात उस समय कही थी कि जो होना था हो गया, अब उसे हम या तुम कोई लौटा नहीं सकता। तथापि उस समय आज की तरह सब पहलुओं पर अच्छी तरह गौर के साथ विचार करने की शक्ति उसमें नहीं थी, और शायद अवसर भी न था। उस वक्त सिर के ऊपर आकाश में चंद्रमा चढ़ आया था। चारों ओर चमकीली चांदनी फैली हुई थी। गले में माला पड़ी थी। प्रियतमा के धड़कते हुए हृदय को अपनी छाती से लगाकर पहले उस नए अनुभव से मिला हुआ मोह था, और प्रेमी जन जिसे अधर सुधा कहते हैं, उसके पीने का बहुत ही तेज नशा था। उस समय स्वार्थ और सांसारिक अच्छाई बुराई का ख्याल नहीं हुआ। अर्थ लोलुप पिता का रौद्र रूप आंखों के आगे आकर उपस्थित नहीं हुआ। सोचा था, माँ तो ललिता को प्यार करती हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई कहानी परिणीता का 3य भाग। कहानी का 4th भाग जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।